मैं 8वीं कक्षा में था जब मेरी बहन की शादी हुई। स्कूल से वापस आकर मैंने सुना कि आज मेरी बहन की शादी है। मेरे पिता ने मुझे बताया कि मेहमान कानपुर से आएंगे, तुम भागकर बाजार जाओ और दिनेश चाचा को बोलना कि डेकोरेशन करके चेयर भेज दें। मैं भागते हुए जाकर जब दिनेश चाचा को ये सब बता रहा था तो देखा कि दो बड़ी कार बाजार होते हुए हमारे घर की ओर जा रही हैं। दिनेश चाचा ने कहा, निक्की की शादी बहुत अच्छे घर में हो रही है। इस बार तुम लोगों की हालत में सुधार आ जाएगी। दीदी की वाकई अच्छी जगह शादी हो रही है। मुझे नहीं पता, मुझे तो बस इतना पता है कि दीदी हमारा घर छोड़कर जा रही है। अब क्या होगा? हमारा खाना कौन बनाएगी? कौन चुपचाप अपना मिट्टी का ढेला तोड़ेगी और मुझे मेले में जाने के लिए पैसे देगी? मैं दीदी के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। एक बड़े आदमी के इंजीनियर बेटे को कॉलेज के एक प्रोग्राम में मेरी खूबसूरत बहन से प्यार हो गया। उसके दबाव में उनका परिवार इस शादी के लिए राजी हो गया, वरना हमारे जैसे लोअर मिडिल क्लास घर में इतना बड़ा रिश्ता आने की गुंजाइश ही नहीं है। हर कोई कह रहा है कि इस बार दीदी की वजह से हमारी किस्मत पलटेगी। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मेरी दीदी तब 8 साल की थी। मेरे स्कूल शिक्षक पिता ने कभी दोबारा शादी नहीं की। मेरी दीदी ने ही मुझे पाला। मेरी पूरी दुनिया मेरी बहन से घिरी हुई है। शादी सामान्य तरीके से संपन्न हुआ। कहते हैं शादी दो परिवारों के बीच का बंधन है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। दूल्हे के पिता हर वक्त अपना मुंह फुलाए बैठा था। दूल्हे के छोटे मामा हमारे घर और आंगन में इधर उधर देखते और कभी कभी अपनी नाक सिकुड़ते। मुझे बुलाया और कहा, तुम कौन सी क्लास में हो? मैं कुछ कहता उससे पहले ही किसी ने कहा, लक्ष्य सरकारी स्कूल में पढ़ता है, फर्स्ट बॉय है, 5वीं में स्कॉलरशिप मिली थी, 8वीं में भी मिलेगी। मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन छोटे मामा ने फिर नाक सिकुड़े। उस दिन कार में बैठने से पहले, जब दीदी मुझे गले लगाकर चुपचाप रो रही थी, तब भी मुझे शर्म आ रही थी। मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं लगभग दीदी जितना लंबा हूँ। क्या कोई इतने बड़े भाई को गले लगाकर रोता है? 3 दिन बाद दीदी और जीजू हमारे घर आने वाले हैं। बाबा ने पड़ोसियों के साथ एक रिसेप्शन का आयोजन किया। उन्होंने एक कार किराए पर ली और उसे नए दामाद को लाने के लिए भेजा। कार वापस आ गई। नया दामाद नहीं आ पाएगा, उसे कुछ जरूरी काम है, वह बाद में आएगा। 3 महीने बाद दीदी आई। दीदी एक सफेद कार से उतरी। मैं भागता हुआ गया दीदी को गले लगाने, पर रुक गया। महंगी साड़ी पहने, पार्लर से किया हुआ भारी मेकअप और स्ट्रेट बाल, मेरी बहन को अचानक अनजाना सा महसूस हुआ। बाबा दौड़े आए। दामाद नहीं आए। नहीं बाबा, साइड पर गया है। दीदी ने बाबा को पकड़ लिया और कुछ देर तक रोती रही। मैं सारा दिन दीदी के इर्द गिर्द घूमता रहा, लेकिन मैंने दीदी को बहुत गुमसुम देखा। उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बार पूछा, क्या तुम ठीक से पढ़ाई कर रहे हो? मुझे रात को नींद नहीं आई। मुझे बहुत अभिमान हो रहा था। दीदी बहुत बदल गई हैं। इतने कम समय में लोग इतना बदल सकते हैं। दीदी 3 दिन रुकी। आखिरी दिन जीजू उसे ले जाने आए। जीजू बहुत गंभीर लग रहे थे। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, क्या तुम ठीक से पढ़ाई कर रहे हो, या सारा दिन बंदर की तरह उछल कूद करते रहते हो? मैंने कुछ नहीं कहा। जब से जीजू आए थे, तब से दीदी भयभीत सी दिख रही थी। मैंने देखा कि हमारे सामने ही जीजू ने दीदी को 2 बार डांटा। उस रात दीदी के जाने के बाद पापा मेरे कमरे में आए। उन्होंने अफसोस भरी आवाज में कहा, लक्ष्य तुम तो बड़े हो गए हो, बोलो तो, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? मैं शायद सचमुच बड़ा हो गया था। मैंने आवाज दबाकर कहा, क्यों, क्या हुआ बाबा? दीदी तो ठीक है, लेकिन मुझे पक्का पता है कि मेरी बहन ठीक नहीं है। मैंने उसके हाथों पर घाव के निशान देखे हैं। मेरी हंसती खेलती बहन सिर्फ 3 महीने में ही सूख गई है। ठीक 1 साल बाद बाबा की मृत्यु हो गई। मैं अकेला हो गया। पड़ोसियों ने मुझे ले जाने के लिए दीदी जीजू को प्रेशर दिया। दीदी ने चिंतित होकर जीजू की ओर देखा। जीजू ने कुछ देर सोचा और बोले, लक्ष्य को ले जाते हैं, काम आएगा। मैं अपनी किताबें समेटकर दीदी के घर चला गया। जीजू की पोस्टिंग हमारे गांव के पास एक कस्बे में थी। 2 बेडरूम का छोटा सा घर लिया गया। मुझे एक रूम मिला। मैंने शहर के एक स्कूल में दाखिला लिया। जीजू नौकरी के साथ साथ ठेकेदारी का काम भी करते थे। एक दिन उन्होंने मुझसे उनके पास जाकर काम की निगरानी करने को कहा। मुझे अपने स्कूल की कक्षाएं याद आने लगी। मैं अपनी किताबें लेकर काम पर चला जाता था। पूरे दिन काम करने के बाद जब मैं घर वापस आता तो बहुत थक जाता था। मेरे रिजल्ट्स खराब होने लगे। दीदी ने एक दिन डरी डरी आवाज में जीजू से कहा, लक्ष्य एक अच्छा छात्र है, क्या उसकी पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा है? जीजू गुस्से से तिलमिला उठे, गरीब के बेटे को तो खटकर ही खाना पड़ेगा,
पढ़ लिख कर क्या होगा? उतना ही सीखना काफी है जितना उसे चाहिए। दीदी ने तुरंत कहा, सही है लक्ष्य, पढ़ाई लिखाई खत्म करके सेटल होने में समय लगेगा। तुम जीजू के साथ काम करना सीख जाओगे तो बहुत काम आएगा। मैं दीदी की बात से हैरान हो गया। इसी दीदी ने मुझे संवारा है। वो हमेशा कहती थी, पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा होना है, कि पढ़ाई के अलावा मेरा कोई काम नहीं है। आज कितना बदलाव आ गया दीदी में। मैंने जीजू का काम देखना शुरू कर दिया। निश्चित रूप से 9वीं कक्षा की एक किशोर के लिए यह आसान काम नहीं था, लेकिन मैंने काम के साथ साथ अपना पढ़ाई जारी रखा। जीजू की गतिविधियों के बारे में मुझे साइट के लोगों से जानकारी मिलती रहती थी। बाजार में एक लड़की है, जीजू नियमित रूप से वहां जाते हैं। मुझे लगा कि उन रातों में जीजू लड़खड़ाते हुए घर लौटते थे। कभी कभी मुझे अपनी बहन की दबी दबी चीखें सुनाई देती हैं। कुछ दिनों में सुबह दीदी अपनी त्वचा पर नए घावों को छिपाने की कोशिश करती है। मेरी बहन बहुत बदल गई है। मुझे लगता है कि वह मेरे साथ बहुत असहज महसूस करती है। मेरा सामना होते ही कैसे भाग जाती है। ठीक से बात नहीं करती है। कभी कभी जीजू दीदी को पार्लर से होकर पार्टी में ले जाते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। हालांकि जब जीजू घर पर नहीं होते हैं तो पुराने दिनों की तरह दीदी तेल लाती है और कहती है, लक्ष्य आओ तुम्हारे बालों में लगा देती हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैं छुपाने की कोशिश करता हूँ। एक दिन देर रात जीजू ने मुझे जगाया। मैं उठा तो देखा जीजू बहुत गुस्से में थे। नशे में झूम रहा है। मुझसे कहा, नमक हराम, मैं तुम्हें साइट देखने देता हूँ और तुम वहां पढ़ाई करते हो। मैं चुप खड़ा रहा। जीजू ने झट से मेरे बाल पकड़ लिए। बताओ, आज साइट से 1 लाख रुपया किसने चुराया? या फिर तुमने किया? मुझे आश्चर्य हुआ। मैं अतिरिक्त धन से संबंधित किसी भी चीज में शामिल नहीं हूँ। एक अलग अकाउंटेंट है। मैंने फिर भी कहा, मुझे कुछ नहीं पता जीजू। तुम्हें नहीं पता? तुम्हें क्यों नहीं पता? पक्का तुम ही हो। मेरा खाकर मेरे साथ ही बेईमानी। रुक जा। जीजू ने अपनी कमर की बेल्ट खोली और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मुझे अपने पूरे जीवन में कभी नहीं पीटा गया। परिवार में मुझे बहुत प्यार मिलता था। स्कूल में अच्छा छात्र होने के कारण शिक्षक भी मुझे बहुत प्यार करते थे। जीजू की बेल्ट मेरे शरीर में कट कट कर बैठने लगा। मैंने देखा कि दीदी पत्थर की तरह खड़ी थी। जीजू थक कर चले गए। मैं बिस्तर पर लेटा रहा और पूरी रात कराहता रहा। मैंने कोशिश की थी कि मेरे मुंह से कोई आवाज न निकले। पिता ने मरने से पहले कहा था, लक्ष्य तुम गरीब घर में पैदा हुए हो, आगे बहुत कठिनाइयां आएंगी, मजबूत बने रहो। कभी रोना नहीं। पुरुष रोते नहीं है। अगली सुबह मैं हल्के बुखार के साथ उठा। मैंने देखा कि दीदी मेरे सामने बैठी है। लक्ष्य, क्या तुम उठ पाओगे? मैंने अपना सिर हिला दिया। हाँ, तो चलो। मैंने देखा तो पाया कि दीदी ने एक बैग पैक कर लिया था। मैंने कहा, कहाँ? चलो घर वापस चलते हैं। तुम फिर अच्छे से पढ़ाई शुरू करोगे और मैं सिलाई का काम शुरू करूंगी। 2 लोगों का गुजारा हो जाएगा। मैं आश्चर्य से देखता रह गया। मेरी दीदी के चेहरे पर वही पुराना स्नेह और दृढ़ संकल्प था। आशा रखती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी। धन्यवाद।